प्रणाम सभी भैया बहनों को। कल के जो अंतिम प्रश्न था उसमें हमने ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की चर्चा की थी। आज हम अस्थायी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। तो अस्थायी बेरोजगारी क्या है? श्रम के लिए रोजगार की स्थिति उत्पादन पर निर्भर करती है। रोजगार तभी मिलेगा जब उत्पादन होगा, है ना। उत्पादन अगर नहीं होगा तो रोजगार पर बुला करके, श्रमिकों को बुला करके जबरदस्ती पारिश्रमिक कौन बैठा लेगा? तो श्रम के लिए रोजगार की स्थिति उत्पादन पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में श्रम की मांग व्युत्पन्न बाधित मांग है। श्रम की मांग कैसी है? व्युत्पन्न बाधित मांग। अतः जब उत्पादन में किसी कारण कमी हो जाती है तो श्रम के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। उत्पादन में किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। उत्पादन में कमी अस्थायी स्वभाव की होने के कारण श्रमिक की यह बेरोजगारी अस्थायी हो जाती है, स्थायी नहीं रहती है। भाई आजकल देख रहे हैं हम मार्केट में लोगों के पास काम नहीं रहता है तो काम मिलेगा क्या करके खोजते रहते। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, जब थक जाते हैं काम खोजते खोजते, तब अगर कोई काम मिल भी गया तो वह काम लेते तक बहुत अच्छे बातें करेंगे, खूब अच्छी क्वालिटी देंगे, खूब अच्छी क्वांटिटी देंगे, खूब अच्छा व्यवहार भी देंगे। और काम जैसा ही लगाते हैं तो क्या होता है कि लापरवाहपूर्ण काम करने लग जाते हैं। मालिक का जो वस्तुएं है मालिक की, उसकी चिंता नहीं करते। टूट रही है, फूट रही है, घूम रही है, नष्ट हो रही है, मालिक का पैसा जा रहा है, हाँ, अपना काम दिखाते हैं। मालिक को अनावश्यक रूप से इससे हानि होती है। दूसरी बात, 1-2 दिन करेंगे तो खूब ही ताकत से करेंगे काम, खूब स्पीड दिखाएंगे, और बस 1-2 दिन के बाद में बीमार पड़ जाना या कोई काम आ जाना, कहीं चले जाना, 1-2 दिन बंद ही पड़ा रहता है तो उसमें मालिक को काफ़ी वस्तुएं उसकी वेस्टेज चली जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि 2 दिन तक वह ताज़ी नहीं रह सकती। हाथ को करते काम को जो काम रहता है वो सभी वस्तुएं काम में आ जाती है, और 2 दिन के लिए अगर छूट जाए तो काफ़ी वस्तुएं नष्ट हो जाती, इससे मालिक को लॉस होता है। ऐसे व्यक्तियों से धीरे धीरे प्रेम पूर्वक मालिक काम लेता है, और काम खत्म होने के बाद जयराम जी की ले लेता, बोलता कौन ऐसे आदमी को काम दे जो महीनों लटकाए, है ना। 1-2 दिन में काम खत्म हो जाता, अच्छा लगता है, परंतु उसी काम को जो 2 दिन का काम है उसको 10 दिन लगा दिए, 15 दिन लगा दिए, लटके है। वो तो माने घूम फिर रहे हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं, मजे मौज कर रहे हैं, हाँ? और वो मालिक बेचारा वो वस्तुओं के पास बैठ करके वस्तुओं को चौकीदारी कर रहा है, वह हाथ जोड़ता ऐसे मजदूरों से। तो ऐसी मजदूरी अदृश्य अस्थायी मजदूरी कहलाती है कि ऐसे को काम तो
मिलता है, मगर वो कितने दिन का या कितने दिन उससे टिकाएंगे पता नहीं। क्योंकि श्रम के लिए रोजगार की आवश्यकता पड़ती है और रोजगार काय पर, उत्पादन पर निर्भर है। तुम जितने जल्दी जितना अच्छा उत्पादन करके दोगे उतना तुम्हें जल्दी जल्दी रोजगार मिलेगा। और अगर तुमने लेट लतीफ़ी की तो जो रोजगार हाथ में है वो रोजगार भी हाथ से चला जाएगा। दूसरे व्यक्ति को दे करके वो एक दो बार तुमको छुट्टी दे के देखेगा, रोज का तुम्हारा नाटक हो गया छुट्टी का तो दूसरे से करा लेगा, जा भैया छुट्टी कर तू। दूसरा, अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी शब्द सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने प्रयुक्त किया था। जॉन रॉबिन्सन ने अदृश्य बेरोजगारी नाम प्रयुक्त किया था, किंतु उन्होंने इस शब्द का विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में मंदी के समय बहुत से व्यक्तियों द्वारा ऊंची उत्पादकता या अधिक आय वाले कार्यों को छोड़कर अपेक्षाकृत बहुत कम उत्पादकता और आय वाले कार्यों को अपनाने के लिए प्रयोग किया। जिस समय पर औद्योगिक मंदी थी उस समय पर ऊंची उत्पादकता वाले या ऊंची कीमत वाले कार्यों को छोड़ करके कम उत्पादकता वाले और कम मजदूरी वाले जो कार्य है, कम कीमत वाले, उनको कार्य करना प्रारंभ किया, अपनाने के लिए प्रयोग किया। परंतु हुआ क्या, विकासशील राष्ट्रों ने छिपी बेरोजगारी का आशय, विकासशील राष्ट्रों में छिपी बेरोजगारी का आशय है वहाँ कि कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगा हुआ होना। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः स्वयं रोजगार युक्त यानी सेल्फ एम्प्लॉयड कृषि में कार्यरत जनसंख्या में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी विकासशील राष्ट्रों में किस प्रकार से छिपी हुई है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगा होना। हम देख रहे हैं अभी गाँव में उत्पादन हो रहा है, 1 एकड़ में 18 बोरे 20 कुंटल समझ लो। एक सीजन में 20 कुंटल कितने का हो गया, 2000 रुपये कुंटल गेहूँ, तो 20,000 रुपये। ₹2,000 कुंटल गेहूँ है तो 40,000 रुपये का गेहूँ हुआ। और सोयाबीन, उसमें 1 एकड़ में हमें मालूम है 2 से 3 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर हम 4,000 रुपये कुंटल भी मानते तो 3 कुंटल के 12,000 रुपये, 4 कुंटल के 5,000 रुपये कुंटल मानते, 15,000 रुपये। तो 15,000 सोयाबीन के और 40,000 रुपये गेहूं के, ऐसे एक वर्ष में 55,000 रुपये उत्पादन हुआ। सपोज 5 व्यक्ति घर में है, अब 5 व्यक्तियों में अगर वो 15,000 रुपये को बांटे, है ना, अभी बांटना नहीं है क्योंकि अभी लागत निकालना शेष है, नहीं भी निकालते तो भी 55,000 को 5 लोगों में बांटे तो 11,000 रुपये एक एक व्यक्ति की वार्षिक आय आई। अब 11,000 रुपये में एक व्यक्ति साल भर, आप ही सोचो, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से क्या उसका जीवन यापन हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ क्या है, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना, ऐसी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही। वो काम से लगे हुए हैं,
देखो बोलते 5-5 आदमी खेत में काम कर रहे है ना, किसी दिन खाली नहीं है। कोई ढोरों को पानी पिला रहा है, कोई पानी बोल रहा है, पानी दे रहा है, कोई बुआई कर रहा है, कोई पशुओं को चरा रहा है, और कोई व्यक्ति शहर में जाकर के कृषि में पशुओं के लिए और कृषि के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है उसका काम उतना ही होता है, शहर से खेत तक पहुंचाना और दूसरे दिन खेत के माल को लेकर के शहर तक जाना। खाली कोई नहीं है। सुबह 4 बजे से उठता है किसान तो रात को 10 बजे सोता है, तब तक वह खाली नहीं है। और आमदनी कितनी हुई? 55,000 रुपये। अब 55,000 रुपये में अगर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय निकाली तो कितनी आई? 11,000 रुपये। तो 1,000 रुपये में महीना भर काम कोई मजदूर को अगर लाके लगाएंगे करेगा? नहीं करेगा। 1,000 रुपये में महीना भर नहीं करेगा। तो ऐसी बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में भारत जैसे देश में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर है। इसी के कारण विकास नहीं कर रहा है देश। तो यह हो गया प्रश्न कंप्लीट अपना। कौन सा? ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, अस्थायी बेरोजगारी किसे कहते हैं और अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। अब चलते अगले छोटे से प्रश्न पे। अतिरेक मांग की स्थिति को ठीक करने के उपाय लिखिए। अतिरेक मांग की स्थिति को ठीक करने के क्या उपाय? तो अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय में पहला आता है सरकारी व्यय में कमी करने के उपाय। सरकारी जो व्यय होता है उसमें कमी की जाए। जैसे हम देख रहे हैं, जब घाटे का समय आया था, कीमतें खूब ज़्यादा बढ़ रही थी, जनता के पास पैसा नहीं था, तो सरकार ने सांसदों के वेतन है वो घटा करके 50% कर दी। भाई सांसदों क्यों वेतन होना? पहली चीज़ तो क्योंकि वह जनता की सेवा करने के लिए गए, पैसा लेने के लिए नहीं जान गए। तो सेवा करने के लिए स्वयं सेवक बन करके जब गए कि भाई वोट मांगते समय वोटर के पास गया कि मुझे सांसद में भेज दो, मैं संसद से तुम्हारे लिए बहुत सारे बिल पास करा करके तुम्हें तुम्हारी सुविधाएं दूंगा, फिर उसे पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। यानी वो तो वैतनिक सेवा देने के लिए गया और जितना वेतन मिलेगा उतना ही काम करेगा, ऐसा सेवक नहीं चाहिए। परंतु फिर भी भारत सरकार ने संविधान के अंतर्गत उनके लिए ये किया, अपने हाथ से ही संसद में बैठ करके वो वेतन बढ़ा लेंगे, भत्ते बढ़ा लेंगे, हैं? तो सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अतिरेक मांग को ठीक करने के लिए कुछ उपाय सुझाए। जैसे पहला, ऊंची दर पर कर लगाना। जब भी घाटे की स्थिति आ जाए तो टैक्स में बढ़ोतरी कर देना चाहिए। अधिक वस्तुओं पर कर लगाना। जब जनता को फैसिलिटी ज़्यादा देना है, पैसा ज़्यादा देना है, तो क्या करेंगे? वस्तुओं पर टैक्स लगा देंगे। वही पैसा पब्लिक को दिया और वो नमक लेने जाएगा, साबुन लेने जाएगा, तेल लेने के लिए जाएगा, तो टैक्स अधिक दे करके वही पैसा सरकार को वापस। कम से कम सरकार भी चलेगी और जनता के पास आय भी आते जाएगी। दूसरा, अगला उपाय, आय के अन्य साधनों पर कर लगाना। जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से आय अर्जित करता है तो उस आय पर टैक्स लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस देश के अंदर वो रोजगार निर्माण हुआ है और वो रोजगार करने पर उसका घर भी चलेगा। उसका घर चलेगा तो
सरकार की भी आय बढ़ेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे उतना सरकार की आय में वृद्धि होगी। जैसे सरकारी नौकरी लगाते हैं तो 12% पीएफ के लिए काटता है। वो पीएफ की जो राशि होती है वो सरकार को काम आती है। फिर जब व्यक्ति रिटायर होता है उस समय उसे वो पैसा दे दिया जाता है, तब तक उतना पैसा सरकार को मिल जाता है। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स लगता है। जितनी ज़्यादा पेमेंट होगी उतना इनकम टैक्स ज़्यादा होगा, और वो इनकम टैक्स का तो पैसा सीधा माने सरकार को जा रहा है। उससे सरकार की आमदनी बढ़ती है। तो आय के अन्य साधनों पर भी टैक्स लगाना चाहिए। अगला है मजदूरी की दरें स्थिर करके आदि। जब भी घाटे की स्थिति बन जाए और हम जनता को उनके खातों में पैसा डालना शुरू कर दे, सरकार पैसा डालना शुरू कर दे, तो फिर मजदूरी नहीं बढ़ाना चाहिए, मजदूरी को स्थिर कर देना चाहिए। क्योंकि जितनी वृद्धि चाह रहा है उतनी तो सरकार उसे बोनस के रूप में, भत्तों के रूप में दे रहा है। दूसरा उपाय होता है साख की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय। साख की जो पूर्ति रहेगी उसको नियंत्रित कर कैसे करेंगे? नंबर 1, बैंक दर में वृद्धि। बैंक में जो भी पैसा डालेगा, जमा करेगा, तो उसको ब्याज ज़्यादा देना। उससे क्या होगा? सरकार के पास पैसा पब्लिक का ज़्यादा जाएगा। पैसा ज़्यादा जाएगा, वही पैसा वह जनता के बीच में वितरण करेगी। दूसरा है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच करके, जो प्रतिभूतियाँ होगी उसको खुले बाजार में बेचेंगे कि बांड बना दिए कि इतने का बांड जो भी खरीदेगा उसको इतनी छूट मिलेगी। जैसे कृषकों को 3 लाख रुपए 1 एकड़ पर, 3 लाख रुपए केसीसी पर मशीनें खरीदने के लिए गवर्नमेंट देती है कि छोटा ट्रैक्टर खरीदो, कटाई मशीन खरीदो, थ्रेशर खरीदो 3 लाख रुपए तक का, तो उस पर 33% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 33% सब्सिडी देती है, यानी इसका मतलब 3 लाख रुपए का उसने जो प्रोडक्ट दिया, 2.5 लाख रुपए ही उसे देना है किसान को। 50,000 रुपए शासन माफ कर रही है, तो 2.5 लाख रुपए तो कम से कम किसान के पास से जमा हो रहा है बैंक में। अन्यथा अभी तो बैंकें खाली पड़ी हुई है। तो प्रतिभूतियों को बेच करके। तीसरा, संचित कोष में वृद्धि करना। जो भी कोष रहेगा उसको अन्य तरीकों से वृद्धि करना। और चौथा आता है व्यापारिक साख पर नियंत्रण करके, व्यापारिक साख जो रहेगी उस पर नियंत्रण किया जाए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से यह इकाई समाप्त हुई। इस इकाई का गृह कार्य है विनियोग गुणक का विचार किसने दिया। दूसरा, निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। तीसरा, प्रभावी मांग का विचार खालिस्तान ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। प्रणाम सभी को।